हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने असाइनमेंट को कंप्लीट कर लिया था। कई बच्चों ने मुझे सॉल्व करके भेजा है, कुछ बच्चों का रह गया है। प्लीज़ उसको ट्राई कीजिए और 2-4 दिन में भेज दीजिए, कोई प्रेशर नहीं है। फिलहाल इस बात पे ध्यान देना है कि हमने जो काम पढ़ा है क्या बोर्ड्स के पेपर में वही आता है। तो आपको जवाब मिलेगा यस। आप बोर्ड के क्वेश्चंस चाहें तो नेट से खुद निकाल लीजिए और पढ़ लीजिए, क्योंकि 4-4 5-5 सेट होते हैं बेटा। ऑल इंडिया का सेट अलग, दिल्ली का सेट अलग, कॉमन सेट अलग। तो कुछ क्वेश्चंस ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन जो अधिकांश क्वेश्चन है, जो मेन क्वेश्चन है, वो आपके करा दिए गए हैं और काम सारा हमारा हो चुका था। तो बेटा आज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं सरफेस केमिस्ट्री। शानदार चैप्टर है, आसान चैप्टर है और लर्निंग बेस्ड चैप्टर है। साथ में इसमें अंडरस्टैंडिंग भी है, कॉमन नॉलेज का चैप्टर है और इसमें लिखना बहुत पड़ेगा। क्लासेस छोटी रहेंगी लेकिन आपका लिखने का काम रहेगा ज्यादा। तो समझते हैं और साथ में पढ़ते हैं। नाम से क्या समझ रहे हैं आप? क्या समझ रहे हैं अपने नाम से बेटा? नाम है चैप्टर का सरफेस, यानी सतह पर, सरफेस पे होने वाला कोई केमिकल प्रोसेस, यानी नाम बन गया सरफेस केमिस्ट्री। बहुत बेसिक सी बात करूंगा, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जीरो से। आपने दो प्रोसेस सीखे होंगे, सुने होंगे। एक होता है एड्सॉर्प्शन और एक होता है एब्जॉर्प्शन। यहीं से कहानी स्टार्ट है। इस पूरे प्रोसेस में जो आप पढ़ने वाले हैं वहां पूरा जोर रहेगा किस पे बेटा? एड्सॉर्प्शन पे। पूरा का पूरा फोकस एड्सॉर्प्शन पे रहने वाला है। और एड्सॉर्प्शन मींस आप उसको शॉर्ट में एडी कहिए। एडी मींस सरफेस पे होने वाला काम, और एबी एब्जॉर्प्शन मींस बल्क में होने वाला काम। अभी समझाता हूं कैसे। ये जो मैंने मार्कर से लिखा बेटा, क्या ये बोर्ड के आर पार हो गया? नहीं, ये सरफेस पे रहा। तो ये किस कैटेगरी में गया बेटा? एड्सॉर्प्शन पे। मैं इस बोर्ड पर काम ना करूं और 5 7 15 20 दिन हो जाएं तो इसके ऊपर आकर बैठेगी डस्ट। तो ये भी कहां गया बेटा? एड्सॉर्प्शन पे। डस्ट इसके आर पार नहीं चली जाएगी। तीसरा, मैं इसके ऊपर पॉलिश लगा रहा हूं इसको चमकाने के लिए, तो वो सरफेस पे ही रहेगी। वो क्या कहलाएगा बेटा? एड्सॉर्प्शन। इसकी प्लाई खराब हो गई, मैं इसके ऊपर एक नई प्लाई लगा रहा हूं, प्लाईवुड लगा रहा हूं इसके ऊपर कि भाई इसको अच्छा करना है दोबारा से, तो वो भी क्या है बेटा? एड्सॉर्प्शन। आपने इसके ऊपर कोई स्टिकर लगा दिया, कुछ चिपका दिया, तो वो भी क्या है बेटा? एड्सॉर्प्शन। यानी कि जो भी काम सरफेस पे होते हैं दे आर कॉल्ड एड्सॉर्प्शन। जहां रूम में बैठे हो, ऊपर उठाओ सर और पंखा देखो तो उस पर डस्ट दिखाई देगी। तो वो जो डस्ट है बेटा, वो भी एड्सॉर्प्शन है। जो बर्तन घर में इस्तेमाल नहीं होते, हम लोग ऊपर रख देते हैं टांड वगैरह पे या कहीं पर भी, तो वहां डस्ट इकट्ठी हो जाती है, एड्सॉर्प्शन है। समझ में आया? एड्सॉर्प्शन मीन सरफेस में। अब एब्जॉर्ब करना तो आप समझते ही हैं। आपके पास कॉटन है, कॉटन थोड़ी सी है और आपने उसमें पानी डाल दिया, तो ये कॉटन सारे पानी को क्या कर लेगी बेटा? सोख लेगी। तो ये क्या हो गया बेटा? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मींस जहां अंदर चला जाए। ये प्लास्टिक है मेरे पास, इसे अगर पानी में डालूंगा और पानी से बाहर निकालूंगा तो सरफेस पे ही रहेगा पानी, मींस ऐड हो गया, एड्सॉर्प्शन हो गई। लेकिन अगर ये रॉड मिट्टी की होती, ये इस तरह का स्ट्रक्चर मिट्टी का बना होता और मैं उसको पानी में डालता, तो वो पानी को एब्जॉर्ब भी करता। यानी कि एड्सॉर्प्शन मींस ऐड हो जाना। अब हमारा पूरा फोकस किस पे रहेगा बेटा? एड्सॉर्प्शन पे रहेगा। सही है। एग्जांपल्स काफी दे दिए, डिफाइन करने को कहेंगे तो ऐसे प्रोसेस जहां पर किसी एक सब्सटेंस की कंसंट्रेशन अमाउंट सरफेस पे ज्यादा होती है उसे एड्सॉर्प्शन कहा जाता है। और इसको दो हिस्सों में तोड़ लेते हैं, एक बन जाता है एड्सॉर्बेंट और एक बन जाता है एड्सॉर्बेट। घर में बहुत से एग्जाम्पल है, घर में दीवारों पे पेंट हुआ है, वो भी इसी का एग्जाम्पल है। दरवाजों पे पेंट है, कहीं कहीं पेंट, जहां पर भी एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट। जिसका सरफेस है वो एड्सॉर्बेंट और जिसको लगाया जाता है वो एड्सॉर्बेट। जैसे कि मेरा जो बोर्ड है जिसपे मैं लिख रहा हूं वो एड्सॉर्बेंट, और किससे लिख रहा हूं बेटा? इंक से। वो हो गया एड्सॉर्बेट। जिसको लगाया जाए और जिस पे लगाया जाए। एग्जाम्पल बहुत शानदार दूंगा, समझिए। ये एक लकड़ी का टुकड़ा है, ये एक लकड़ी का टुकड़ा है, वुडन प्लैंक है, और मैंने इसके कुछ हिस्से पर नीले रंग का पेंट से, नीले रंग के पेंट से कुछ डिजाइन बना दिया। पूरा भरने में तो बेटा बहुत इंक लग जाएगी। सही है।
तो बेटा ये तो हो गया एड्सॉर्बेट जिसको लगाया, और बेटा वुडन प्लैंक क्या हो गया, एड्सॉर्बेंट। क्या बात समझ पा रहे हैं बेटा आप? जैसे घर की दीवारें हैं वो सभी एड्सॉर्बेंट हैं, और जिनको लगाया जा रहा है, पेंट कर रहे हैं आप, वो सब एड्सॉर्बेट। आपके जो नेल्स हैं वो एड्सॉर्बेंट हैं, और उनके ऊपर अगर आप पॉलिश लगाते हैं दैट विल बी कॉल्ड एड्सॉर्बेट। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? तो आप सरफेस पे जो काम करा रहे हैं, जो काम हो रहा है, वो हमारा एड्सॉर्प्शन की कैटेगरी में आता है। एड्सॉर्प्शन को दो हिस्सों में तोड़ लो, दो कंपोनेंट हैं इसके, एक एड्सॉर्बेंट और एक एड्सॉर्बेट। अब आप समझिए कि जैसे बोर्ड है, तो बोर्ड हमारा एड्सॉर्बेंट है और बोर्ड के ऊपर आपने इंक लगाई तो वो हो गया एड्सॉर्बेट। दीवार आपकी एड्सॉर्बेंट है और दीवार के ऊपर आपने पेंट करा तो वो बन जाएगा एड्सॉर्बेट। बात समझ रहे? जिसके सरफेस पे काम हो रहा है वो एड्सॉर्बेंट। पंखा एड्सॉर्बेंट है और उस पे बैठने वाली धूल एड्सॉर्बेट। एक नंबर का सवाल आया बोर्ड में, एरिया का क्या असर होगा एड्सॉर्बेंट पे? पूछा ऐसे नहीं कि एरिया का कैसे सवाल पूछा कि आपके पास एक लकड़ी का टुकड़ा है, आपके पास उतनी ही लकड़ी के मतलब इसी के ही छोटे छोटे पीसेस हैं, इसको तोड़ दिया जाए, और आपके पास इसी का ही पाउडर है, पाउडर पीसेस, और ये एक आपका प्लैंक है, पूरा टुकड़ा है। तो बताइए ज्यादा एड्सॉर्प्शन किस पे होगी? तो ये बात बेटा आप ध्यान रखेंगे, सिंपल सी बात है। घर आपका छोटा है तो पेंट कम लगेगा, घर आपका ज्यादा है तो पेंट ज्यादा लगेगा। जैसे ही आपने वुडन प्लैंक को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ा तो नए सरफेस निकल कर आएंगे। आप बुद्धि लगाइए, आपने ये पेन है, आपने इसको बीच में से काटा, तो जब ये बीच में से कटा होगा, सपोज कीजिए ऐसे था, बीच जैसा मान लो ये पूरा हाथ जुड़ा हुआ है, पूरा सरफेस आपको पेंट करना है, तो आपने आगे पीछे पेंट कर दिया। अब मैंने कहा है मैं इसको बीच में से काट दो, नया सरफेस आ गया दोबारा से। ऐसे था, आपने दोनों साइड पेंट कर दिया, पेंट कम लगेगा, लेकिन जैसे ही मैंने हाथ दूर करे तो बीच के सरफेसेस नए बनकर आ गए, और इन्हीं नए सरफेसेस की वजह से, और इन्हीं नई सरफेसेस की वजह से अब एड्सॉर्प्शन पहले से ज्यादा होगा। अब एड्सॉर्प्शन पहले से क्या होगा बेटा? ज्यादा होगा, यानी कि सॉलिड के मुकाबले पार्टिकल्स में एड्सॉर्प्शन ज्यादा, और पाउडर्ड फॉर्म में एड्सॉर्प्शन और भी ज्यादा। जैसे जैसे एरिया बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ही एड्सॉर्प्शन भी बढ़ती जाती है। तो एड्सॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं? जो काम सरफेस पे हो रहा है वो ही पढ़ना है सरफेस केमिस्ट्री में। इसमें बहुत सी चीजें आएंगी, दो पार्ट हैं इसके, एक चलेगा पूरा एड्सॉर्प्शन के ऊपर और एक चलेगा कॉलॉइड्स के ऊपर, जो कि एड्सॉर्प्शन के ही उदाहरण है। एड्सॉर्बेंट क्या है, एड्सॉर्बेट क्या है समझा दिया, और बोर्ड में आया हुआ एक सवाल समझा दिया कि अगर आपके पास कोई सॉलिड सब्सटेंस है, उसके पीसेस है और उसकी पाउडर्ड फॉर्म है तो ये तीनों ही सॉलिड मतलब है, पूरा पीस है, टूटा हुआ है और चूरा है, तो चूरे में सरफेसेस ज्यादा होंगे, और सरफेस ज्यादा होंगे तो एड्सॉर्प्शन भी ऑटोमेटिकली ज्यादा ही होगी। तो बच्चों नोट्स बनाते वक्त अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो जो बताया गया है उसको आप एनसीईआरटी से भी एक बार रीड करें। कुछ नया मिलेगा तो बताएंगे, कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स हैं वो आप खुद भी कर लेंगे। जैसे बोर्ड पे लिखा है तो ये एड्सॉर्प्शन है, और मैं इसको हटा दूं, और मैं इसको हटा दूं बेटा, तो यही डीसॉर्प्शन बन जाता है। लगाना एड्सॉर्प्शन, हटाना डीसॉर्प्शन। आप भी ये समझ सकते हैं, कोई बहुत बड़ी ऐसी जानकारी नहीं है। कुछ छोटी मोटी टर्म्स और भी हैं वो भी आप देख लेंगे। सॉर्प्शन होता है इसमें एडी और एबी एक साथ चलते हैं, एड्सॉर्ब भी हो जाए और एब्सॉर्ब भी हो जाए। जैसे कि इंक में आप चौक को डुबो दीजिए तो वो सॉल्वेंट को तो एड्सॉर्ब कर लेगी और इंक सरफेस पे रह जाती है, यानी कि एबी भी हुआ, एब्सॉर्ब भी हुआ, और एड्सॉर्ब यानी कि एडी भी हुआ। अब आपसे बात करना चाहूंगा कि एड्सॉर्प्शन हो क्यों रहा है और ये स्पॉन्टेनियस है कि नहीं। तो बेटा बोर्ड में आया एड्सॉर्प्शन इज स्पॉन्टेनियस। एक तो बेटा इतनी दिक्कत होती है रिकॉर्ड करने में, कभी सामने वालों का बच्चा रोता है तो कभी कोई आइसक्रीम ले लो, कभी सब्जी ले लो, कभी ये ले लो, कभी वो, यही चल रहा है बेटा, तो बहुत दिक्कत होती है। थोड़ा बहुत आप भी एडजस्ट करेंगे।
कह रहे हैं एड्सॉर्प्शन स्पॉन्टेनियस है, अपने आप हो जाती है कैसे, तो समझिए कैसे होता है काम बेटा। स्पॉन्टेनियस निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, किसी भी प्रोसेस को स्पॉन्टेनिटी बताने के लिए फॉर्मूला था 11th क्लास में, डेल्टा एच डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अगर डेल्टा जी नेगेटिव आता है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, मींस अपने आप ही होता रहे, जैसे डस्ट का बैठना अपने आप ही है, आप रोक नहीं सकते उसे। अगर पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है बेटा, और अगर जीरो है तो ये हो जाता है एट इक्विलिब्रियम। अगर नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस, पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, और अगर जीरो है तो एट इक्विलिब्रियम कहलाता है। अब हुआ क्या बेटा, जब एड्सॉर्प्शन कराई जाती है तो डेल्टा एच जो है नेगेटिव है, क्योंकि सरफेस एनर्जी कम हो जाती है। सरफेस एनर्जी डिक्रीजेस एंड रिलीजेस हीट। तो एड्सॉर्प्शन जो है अपने आप में एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे। तो डेल्टा एच तो ऑलरेडी नेगेटिव हो गया। डेल्टा एस होता है एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डर। गैसेस के अंदर एंट्रोपी सबसे ज्यादा होती है और सॉलिड के अंदर एंट्रोपी सबसे कम। तो पार्टिकल्स में जो मोशन होता है एंट्रोपी उसका मेजरमेंट है। अगर ये मोशन कम हुआ तो एंट्रोपी कम, और ये ज्यादा हुआ तो एंट्रोपी ज्यादा। अब डस्ट के पार्टिकल्स हवा में उड़ रहे थे, पहले पार्टिकल्स फ्री थे तो एंट्रोपी ज्यादा, और जैसे ही एड्सॉर्ब हुए तो एड्सॉर्प्शन से जो एंट्रोपी है वो पहले के मुकाबले घट जाती है। जैसे डस्ट के पार्टिकल्स उड़ रहे थे और अब सरफेस पे आकर बैठ गए, तो सरफेस पे आकर बैठने से एंट्रोपी क्या हुई बेटा, घट गई। और एंट्रोपी अगर घट गई तो डेल्टा एस भी क्या हो गया बेटा, नेगेटिव हो गया। यानी डेल्टा एस की वैल्यू छोटी हो गई, नेगेटिव कह लो या स्मॉल कह लो, पहले के मुकाबले घट गया। जीरो से कम तो होगा नहीं, कहने का मतलब यह है कि स्मॉल हो गया, नेगेटिव हटा दो। यानी एड्सॉर्प्शन के वक्त डेल्टा एच हो गया नेगेटिव, डेल्टा एस हो गया छोटा, तो दोनों वैल्यू अपने आप में ही क्या हो गई बेटा, डेल्टा जी को नेगेटिव बनाएंगे। तो आप लिखेंगे एड्सॉर्प्शन रिजल्ट्स इन द डिक्रीज इन एंट्रोपी एंड इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। जब भी कभी हल्के फुल्के बॉन्ड बनते हैं तो हीट निकलती है। सरफेस पे आके बैठना एक्सोथर्मिक, सरफेस से अलग हो जाना एंडोथर्मिक। आप पास पास हैं, आपको दूर जाने के लिए हीट एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, और अगर आप दूर दूर हैं तो पास आने के लिए हीट रिलीज करनी होगी। इसलिए एड्सॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। बिग नंबर का आंसर, एड्सॉर्प्शन रिजल्ट्स इन दी heat release, that is delta H negative for exothermic process and also decreases the entropy. As a result, delta G gives energy change is negative and adsorption becomes spontaneous in nature. अब सवाल आता है कि adsorption होता ही क्यों है। ये छोटे छोटे सवाल है, ये सब आपको नोट्स में मिलेंगे, आप पढ़ेंगे। सवाल है एड्सॉर्प्शन होता ही क्यों है, तो उसका आंसर है हमारा सरफेस। सरफेस कैसे, ध्यान से देखो। अगर कोई पार्टिकल बेटा बीच में है तो वो चारों तरफ से घिरा होता है और उसकी वैलेंसीज क्या होती हैं बेटा, सेटिस्फाइड होती हैं। लेकिन अगर कोई पार्टिकल सरफेस पे है तो उसकी वैलेंसीज सेटिस्फाइड नहीं होती। अगर बीच में है तो वैलेंसी सेटिस्फाइड, वैलेंसी क्या हो गई बेटा इसकी, सेटिस्फाइड। लेकिन अगर बीच में नहीं है तो ये हो गया इनबैलेंस्ड या अनबैलेंस्ड वैलेंसीज, अनबैलेंस्ड वैलेंसी। और ऐसी ही अनबैलेंस्ड वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए ये अपने सरफेस पे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करेगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई बीच में है एटम और चारों तरफ से एटमों से घिरा हुआ है। जब वो घिरा हुआ है तो वो स्टेबल है, जब वो स्टेबल है तो उसे और किसी पार्टिकल की जरूरत नहीं है। लेकिन जो सरफेस पे होते हैं वो अनबैलेंस्ड होते हैं, और इसी अनबैलेंस्ड कैरेक्टर की वजह से ये अपनी सरफेस पे सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट करते हैं। बात समझ में आई। जो बीच में है वो चारों तरफ से सराउंडेड, चारों छह जितनी भी साइड है सब जगह सराउंडेड है और बैलेंस्ड है। लेकिन जो सरफेस पे है वो बैलेंस नहीं है बेटा, और वो बैलेंस ना होने की वजह से ही हम ये देख पाते हैं कि हाँ सरफेस पे एड्सॉर्प्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि सरफेस की वैलेंसीज सेटिस्फाइड नहीं है।
तो बेटा हमने एड्सॉर्प्शन के छोटे छोटे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं जो एक नंबर में एग्जाम में आए हुए हैं। जैसे कि एड्सॉर्प्शन पे एरिया का क्या असर है, एरिया बढ़ता है, फ्री वैलेंसीज बढ़ेंगी, एड्सॉर्प्शन भी बढ़ जाएगा। एड्सॉर्प्शन क्या होता है ये समझ लिया। दूसरा, एड्सॉर्प्शन स्पॉन्टेनियस क्यों है, एंथैल्पी चेंज नेगेटिव हो जाता है, डेल्टा एच कम हो जाता है और एंट्रोपी भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से डेल्टा जी नेगेटिव आता है। एड्सॉर्प्शन हो ही क्यों रहा है, ये सारे सवालों के आंसर एक एक नंबर में ही आपको फ्रेम करने हैं, क्योंकि सरफेस पे फ्री वैलेंसीज हैं इसीलिए हो रहा है। अब मैं आपसे बात करने वाला हूं टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन के। तो दो प्रकार से क्लासिफाई करा गया है, फिजिसॉर्प्शन एंड केमिसॉर्प्शन। फिजिसॉर्प्शन को फिजिकल एड्सॉर्प्शन भी कह सकते हो और केमिसॉर्प्शन को केमिकल एड्सॉर्प्शन भी कह सकते हो। मैं बहुत आसान एग्जांपल देता हूं। आपके पास टेम्परेरी मार्कर है और परमानेंट मार्कर है। तो टेम्परेरी मार्कर जो होगा वो वीक बॉन्ड बनाएगा, आसानी से हट जाएगा और बिल्कुल उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन केमिकल एड्सॉर्प्शन वाले में, परमानेंट मार्कर वाले में बॉन्ड पक्के बनते हैं। तो आपको उसी के बेस पे समझना है। किताब में आपको 8-9 पॉइंट मिल जाएंगे, मैंने मेन पॉइंट डिस्कस कर दिए हैं, नोट्स में सारे पॉइंट मिलेंगे। पहला, फिजिकल एड्सॉर्प्शन में जो फोर्सेस लगती हैं बेटा वो वीक फोर्सेस लगती हैं। फिजिकल एड्सॉर्प्शन को आप ऐसे समझिए कि आपके स्कूल में आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं और 50 बच्चों में क्या आपकी दोस्ती सबसे पक्की होती है, तो आंसर मिलेगा नो। तो जिनसे आपकी दोस्ती मजबूत है, जिनसे आपकी दोस्ती पक्की है, वो कैटेगरी है केमिसॉर्प्शन, और जिनसे आपकी दोस्ती कमजोर है वो कैटेगरी है फिजिसॉर्प्शन, यानी कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन। जहां बॉन्ड पक्के बन जाएं केमिकल एड्सॉर्प्शन, जहां बॉन्ड कमजोर रह जाए फिजिकल एड्सॉर्प्शन। इसलिए इसमें लगती है वीक वेंडरवेल फोर्स और इसमें रखती है स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। यानी ये कमजोर, ये वीक। जो आपके पक्के दोस्त हैं, तो पक्की दोस्ती होने के पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा, बचपन के दोस्त हैं, नेचर अच्छा है, जो भी कारण है। तो केमिसॉर्प्शन मींस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन, फिजिसॉर्प्शन मींस हाँ ये मेरी क्लास में है, मैं जानता हूं इंटरेक्शन होता है थोड़ा बहुत। वीक फोर्सेस, लो एनर्जी, जब बॉन्ड कमजोर है तो एनर्जी का एक्सचेंज भी कम ही होगा। लेकिन अगर बॉन्ड मजबूत है तो एनर्जी का एक्सचेंज ज्यादा। हम अपने अच्छे दोस्त के बारे में नेगेटिव नहीं सुनते। दोबारा से, वीक फोर्सेस लगी हैं तो फिजिसॉर्प्शन, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस लगी हैं तो केमिसॉर्प्शन। लो एनर्जी है तो फिजिसॉर्प्शन, हाई एनर्जी है तो केमिसॉर्प्शन। अगर आप बॉन्ड वीक बनाएंगे तो एनर्जी भी कम, यानी ये दोनों पॉइंट एक साथ चलेंगे। एनर्जी की कुछ वैल्यू होंगी 20 से 40, 150 से 200, वो आप याद कर लेंगे। तीसरा, नॉट स्पेसिफिक। फिजिकल इंटरेक्शन, फिजिकल बातचीत, नॉर्मल बातचीत किसी से भी हो सकती है। इवन आप ऑटो में आए, ऑटो वाले से आपने फेयर किराया पूछा, तो ये भी एक फिजिकल इंटरेक्शन हुआ, नॉर्मल बातचीत हुई, ये कोई खास बातचीत नहीं है। तो ये किसी के साथ भी हो सकती है। बस में ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, सब्जी वाले से पूछ लिया आपने, तो वो नॉट स्पेसिफिक, किसी के साथ भी हो सकता है। लेकिन कुछ अपनी खास बातें, कुछ अपनी मन की समस्या, जो आपकी बहुत ज्यादा क्लोज बातें हैं, वो आप अपने दोस्तों से या किसी बहुत खास पर्सन से डिस्कस करते हैं, यानी कि हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। यहां अगर मैं बताऊं तो जो केमिकली रिएक्ट करेंगे उनके लिए ये एप्लीकेबल है, बाकियों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। सही है। जो गैसेस रिएक्टिव है, जो सब्सटेंसेस रिएक्टिव हैं, केमिसॉर्प्शन, और जो रिएक्टिव नहीं है फिजिसॉर्प्शन। तो फिजिसॉर्प्शन हम देखते हैं किसमें अट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है, किसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, किसका अट्रैक्शन ज्यादा है। जो अट्रैक्ट ज्यादा हो जाए, कौन जल्दी से लिक्विफाई हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट कौन जल्दी से लिक्विफाई हो जाएगा, किस गैस के अंदर अट्रैक्शन ज्यादा है, वो दिखाएगी फिजिकल एड्सॉर्प्शन। और किस गैस में रिएक्टिविटी ज्यादा है, वो शो करेगा केमिसॉर्प्शन। बोलो ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं। नॉट स्पेसिफिक मींस किसी के साथ भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। केमिसॉर्प्शन मींस हाईली स्पेसिफिक, हर किसी के साथ नहीं हो सकता। फोर्थ, रिवर्सिबल। क्लास में 50 बच्चे हैं, 2 आपके खास दोस्त हैं, बाकी नहीं है। वो आए स्कूल में ना आए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप पूछते हैं ना कि तू जा रहा है भाई स्कूल, तो मैं भी चलता हूं। यानी कि पक्के दोस्तों के साथ रहना चाहते हैं, तो वहां पे तो काम इरिवर्सिबल, वो नहीं जा रहा मैं भी नहीं जा रहा। लेकिन यहाँ पे काम रिवर्सिबल, कोई आए ना आए मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं स्कूल में जाता था, मेरे 2 दोस्त थे हिमांशु और प्रतीक, वो जा रहे हैं तो मैं भी जा रहा हूँ। किसी वजह से वो नहीं जा रहे तो 1% मेरा भी चांस होता था कि मैं भी ना जाऊं, लेकिन मैं जनरली जाया करता था। लेकिन इरिवर्सिबल मींस कि आप वही आएगा तो मैं जाऊंगा, वरना मैं नहीं जाऊंगा। यानी कि केमिसॉर्प्शन में बॉन्ड बन रहे हैं मजबूत। एक बार केमिसॉर्प्शन हो गया तो आप इसको आसानी से रिवर्स नहीं कर सकते, इसलिए इसको इरिवर्सिबल कहा गया है।
रिवर्स हो जाता है लेकिन हायर टेम्परेचर पे। फिलहाल के लिए किताब में लिखा है कि इरिवर्सिबल है, तो आप इसको इरिवर्सिबल ही मान के चल लीजिए, लेकिन ये सिंपली हो जाता है, जैसे बोर्ड पे लिखा हुआ है और मैंने हटा दिया तो ये रिवर्सिबल इतनी आसानी से परमानेंट मार्कर नहीं हटेगा। पांचवा पांचवा पॉइंट डिफरेंस नहीं है, सिमिलैरिटी है। एरिया के साथ दोनों बढ़ते हैं, एरिया ज्यादा तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन भी ज्यादा हो सकता है और केमिकल एड्सॉर्प्शन भी बेटा ज्यादा हो सकता है, ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। फोर्थ पॉइंट समझ में आ गया, ये रिवर्सिबल कोई आए ना आए मुझे फर्क नहीं पड़ता, यहां फर्क पड़ता है। तो ये इरिवर्सिबल है मींस हटेगा नहीं और ये हट जाएगा। स्पेसिफिक नॉट स्पेसिफिक किसी के साथ भी हो सकता है भाई बातचीत, लेकिन हाई स्पेसिफिक खास बातचीत खास लोगों के साथ। अगला एरिया बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो बढ़ेगा। अगला पॉइंट 6, डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, केमिकल एड्सॉर्प्शन में बेटा केमिकल रिएक्शन हो रही हैं और केमिकल रिएक्शन इंक्रीज होती हैं इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो केमिकल एड्सॉर्प्शन भी टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ेगा। फिजिकल एड्सॉर्प्शन में वैसे ही अट्रैक्शन कमजोर हुआ है, वैसे ही पार्टिकल धीरे से पास आए हैं, तो अगर भैया टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पार्टिकल दूर चला जाएगा, यानी बात क्लियर हो गई। फिजिकल एड्सॉर्प्शन जो है टेम्परेचर के बढ़ने से घट जाएगा, केमिकल एड्सॉर्प्शन इज लाइक केमिकल रिएक्शन, वो टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ जाएगा। 7th मल्टीलेयर, पंखा है, एक लेयर लगी धूल की, 2 लेयर 3 लेयर 4 लेयर, 1 महीने 2 महीने तक साफ मत करो तो उस पर मोटी लेयर भी जम जाएगी, यानी कि जहां मल्टी लेयर हो जाए काम वो फिजिकल एड्सॉर्प्शन। केमिकल रिएक्शन एक बार होती है, वैलेंसी सेटिस्फाइड, काम खत्म, गेम ओवर। बिल्कुल ध्यान से, मल्टी लेयर समझ में आया? ये दोनों पॉइंट दोबारा समझो। डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, वीक इंटरेक्शन हुआ है, टेम्परेचर बढ़ा तो पार्टिकल दूर, टेम्परेचर बढ़ा तो पार्टिकल दूर, लेकिन यहां इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ा तो रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा, तो केमिकल बॉन्ड मजबूती से बनेंगे। मोनोलेयर सिंगल लेयर बनेगी, मल्टी लेयर मैक्सिमम लेयर बनेगी। क्यों? क्योंकि एक एड्सॉर्प्शन 2 एड्सॉर्प्शन 3, क्योंकि फिजिकल में रिएक्ट तो कर नहीं रहा, तो एक के ऊपर एक के ऊपर एक पार्टिकल बैठता हुआ चला जाएगा, ऐसी कोई खास बात है नहीं। 8th पॉइंट, नो एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड, और उसमें लिखा है एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड, मतलब समझो एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो केमिकल रिएक्शंस को कराने के लिए रिक्वायर्ड होती है। तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन में तो एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होनी ही नहीं है, लेकिन केमिकल एड्सॉर्प्शन में कभी कभी इसकी रिक्वायरमेंट हो जाती है। उसके बाद आया बेटा, आपको नोट्स में मिलेगा आज एप्लीकेशंस ऑफ एड्सॉर्प्शन। तो एप्लीकेशंस आपको खुद पढ़नी है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। कभी आप मार्केट से मिल्टन का जग लाइए खरीद के, उसमें सिलिका जेल पड़ा हुआ मिलेगा आपको, तो गैसेस को एड्सॉर्ब करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, हमने 11th क्लास में क्रोमेटोग्राफी सीखी थी, वहां पर भी एड्सॉर्प्शन होता है। आपने गैस मास्क लगाया है अगर, तो सरफेस पे गंदगी रोकने के लिए N95 मास्क है तो वो सरफेस पे ही रोक देगा उसको, तो यानी कि वो भी एड्सॉर्प्शन है। बहुत सी दवाइयां ऐसी हैं जिनको आप खाएंगे तो वो आपकी बॉडी में से जर्म्स को अपने ऊपर चिपकाएंगी और यूरिन या एनिमल वेस्ट के थ्रू वो सारा बाहर आ जाएगा, आपकी बॉडी वेस्ट के थ्रू बाहर आ जाएगा और आप ठीक हो जाएंगे। पेंट कर देना, कैटलिस्ट का काम करना, ये सब आपका एड्सॉर्प्शन के ही एग्जाम्पल हैं। कैटलिस्ट कैसे काम करता है, ये भी एड्सॉर्प्शन है। वैक्यूम कैसे क्रिएट करोगे, ये भी एड्सॉर्प्शन है। जहां तक भी काम कराया है उसके नोट्स साथ में गिवन है, नोट्स बनाइए, कहीं पर कोई डाउट आए पूछ लीजिए, और हो सके तो एनसीईआरटी को रीड, हो सके नहीं करना ही है, एनसीईआरटी रीड करेंगे, कहीं से कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो दोस्त नहीं पढ़ रहे हैं उनसे भी बोलो पढ़कर देखें, पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, नहीं पढ़ेंगे तो नुकसान अपना ही कर रहे हैं और किसी का नहीं। मिलते हैं बेटा अगली क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।